नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रुद्र प्रताप पांडे और पांडे क्लासेस बोर्ड्स में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपने क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स को एकदम खत्म करने वाले हैं। ये बात पहले पार्ट में हम बोल दिए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से पहला पार्ट में पूरा चीज नहीं डाल पाए, तो इसलिए इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कर दिए थे। एक पार्ट 2 घंटे का था जो कि ऑलरेडी चैनल पे है, उसको आप देख लीजिए, और ये दूसरा और लास्ट पार्ट होने वाला है। इसके बाद कोई भी पार्ट नहीं होएगा, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है और यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स पूरी तरीके से इस वीडियो में खत्म हो जाएगा और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हालांकि पिछले बार भी ये बोले थे, तो उस टाइम के लिए और डिले के लिए आप लोगों से बस एक ही चीज कर सकते हैं, एकदम क्षमा कर दीजिए भैया भाई, अब से नहीं होगा। फुल ट्राई करेंगे कि अब से बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टार्ट करेंगे, टर्म 1 को फटाक से खत्म करेंगे, उसके बाद टर्म 2 की प्रिपरेशन बहुत ही तेजी गति से स्टार्ट करते हैं। कमेंट्स एकदम खतरनाक खतरनाक किए हैं आप लोग, लेकिन फिर भी समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। आप भी हमारी भावनाओं को समझिए और शुरू करते हैं इसी के साथ अपने इस चैप्टर को और खत्म कर देते हैं इस वीडियो में फटाफट से। तो कॉपी किताब उठाइए और सारी चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। याद रखिएगा, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो अभी तक की पूरे कहानी में आप लोग देख चुके थे कि इस्लाम 570 से कैसे मोहम्मद जी का जन्म होता है, फिर तरह तरह की चीजें कैसे उनको रेवलेशन होता है, ये सब कुछ आप पहले पार्ट में बेहतरीन तरीके से देख लिए हैं। मोहम्मद जी आए, उनके बाद उनका डेथ हो जाता है, तो फिर बाकी के ये खलीफा करके एक पोस्ट आ जाती है। खलीफा नए नए बनने लगते हैं, तरह तरह का झगड़ा लड़ाई हर एक चीज होने लगता है। इस प्रकार का एक वातावरण बना हुआ था द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स को। पूरा मेन सिस्टम किसमें रहता था कि हम एक भगवान को पूजा करेंगे जो कि है अल्लाह। इसी चीज को उनको पूरे एकदम बड़े पैमाने पे जो है फैलाना हुआ करता था। तो अभी तक हम लोग देख लिए थे क्या, प्रॉफिट मोहम्मद जी के बारे में और सारे खलीफाओं के बारे में सारी चीजें हो गई थी। देखो भाई, एक ठो ना सिंपल सा बात है, इतिहास में कुछ चीज ऐसे ऊपर आता है फिर उसको ऐसे नीचे जाना पड़ता है। काहे कि जीवन है, आज मस्त रहेगा तो कल दुख, कल दुख है तो परसों सुख, ऊपर नीचे होना ही होना है। तो ठीक इसी तरीके से जो आया है वो जाएगा टाइप। एक बार ऐसे ही प्रॉफिट मोहम्मद का पूरा ऊंचा सा लहर था, लेकिन उनके गुजरने के बाद सिस्टम गड़बड़ाया, नए नए खलीफा बनने लगे। वैसे ही खलीफाओं का एक सीमा एकदम चरम पर था, लेकिन भैया कब तक। फिर क्या हुआ, खलीफा के जगह पर ही एक तरीके से मतलब ब्रेकअप टाइप का सिचुएशन आ गया और अब उनके जगह पर नए लोग आएंगे जिनको हम क्या कहेंगे, सुल्तान। तो हम लोग कहां तक देख लिए हैं, मोहम्मद जी थे, मोहम्मद जी से फिर उनके गुजरने के बाद बहुत सारे खलीफा आए। इसके पहले वाले पार्ट में सारी चीजें आपने देख ली हैं और लास्ट में जाते जाते हम यही छोड़ करके गए थे कि अब ये नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्रेकअप ऑफ खलीफेट। तो यहीं सब इस चीजों को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। अब भाई इतिहास है तो समय आ गया। अब खलीफेट का जो ये चीज था, ये जो सिस्टम था, ये एक तरीके से गिरने वाला था। असल में होगा कब गिरेगा, जब कोई कमजोर पड़ने लगेगा तब नहीं सिस्टम एकदम गड़बड़ा जाता है। आपका पावर कहीं से कमजोर पड़ रहा है तभी ना एक राजा खत्म होगा तो दूसरे राजा आएंगे हरा करके ही। तो यही तो सिस्टम होता आ रहा है ना इतिहास में। तो अब देखिए सिंपल से, उस टाइम के कौन खलीफा थे आपको पता है, अब्बासिद खलीफा आ गए थे, ठीक है। उस सब उमैयद वगैरह सब खत्म हो गए थे, अब अब्बासिद खलीफा आ गए थे। अब अब्बासिद खलीफा आने के बाद उस समय उन्हीं का राज चल रहा था, पूरा सिस्टम चल रहा था। लेकिन एक समय के बाद क्या हुआ ना, ये लोग जो है पकड़ खोने लगे। अब्बासिद खलीफा क्या होने लगे, कमजोर पड़ने लगे, और कमजोर पड़ेंगे तभी तो नहीं आएंगे, और तभी तो नहीं आएंगे तो वही तो पढ़ना, यही तो इतिहास है भैया, यही चीज होगा। अब अब्बासिद खलीफा देखो पड़ने लगे कमजोर। हम पिछले चैप्टर में अब्बासिद खलीफा आ गए थे, उनका अब्बासिद रेवोल्यूशन हुआ था, ये सारी चीजों को देख करके हम छोड़े थे टॉपिक। ठीक वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि अब वही अब्बासिद खलीफा कमजोर होंगे धीरे धीरे। क्या कारण है कमजोर होने का, काहे लिए कमजोर होंगे भैया, कुछ तो होगा ना। देखो एक परिवार काहे टूटता है, कोई नो झगड़ा उगड़ा कर ली, कोनो बाजी बाजा कर ली वही में, तब ना कमजोर पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर कैसे कमजोर पड़ता है यार। अब्बासिद खलीफा कमजोर इसलिए होते हैं कि उनके खलीफा के जो 2 ठो लड़के हैं, आमीन और मामून। कौन है भैया, आमीन और मुमिन है, सॉरी। इन दोनों लोगों में हो जाता है झगड़ा। काहे लिए, खलीफा के पद के लिए। वो कहे हम लेंगे, वो कहे नहीं हम लेंगे, ई वाला हाल आ जाता। बताओ एक परिवार में ऐसा सिस्टम बन जाए तो नहीं जान जाएगा कि अगर किसी पिताजी के 2 बेटे अपना ही में बाज रहे हैं तो दूसरे जान ही नहीं जाएंगे कि अरे इनका परिवार तो खोखला हो गया है।
अब इनमें दमे दिलासा नहीं है, हम इनको तोड़ सकते हैं। तो वही कुछ कुछ कारण थे। अब्बासिद खलीफा कमजोर पड़ रहे थे। सबसे पहला कारण ये कि देखो भाई, वो उस समय तुमको हम बताए थे कि कैपिटल जो बन गया था वो तुम्हारा क्या बन गया था, बगदाद। क्या बन गया था, बगदाद को लोग कैपिटल बना लिए थे। अब क्या हुआ कि बगदाद का जो एरिया है, मान लो कि जो बगदाद है यहाँ पर एरिया में इन लोग का पकड़ ठीक है, लेकिन दूर दराज के एरिया से इन लोग का जो पकड़ था वो कमजोर होता जा रहा था। जैसे हम मान ले कि हम उत्तर प्रदेश के राजा हैं, रहते बनारस में हैं, अब पता चला कि बनारस से लेकर के बस बनारस में मजा ले रहे हैं, इलाहाबाद, इधर लखनऊ सब कमजोर, कानपुर कमजोर पड़ रहा है। इधर आगे बढ़ो तो इधर सब चंदौली सासाराम, अरे सासाराम कह रहे जी, चंदौली उंदौली इधर बढ़ो सब कमजोर पड़ते जा रहा है। मतलब कि हम अगर एक बीच में हैं एक जगह पर और उसके किनारे का पूरा हम खोते खोते जा रहे हैं और बस पकड़ हमारा कहाँ पर है, एक जगह है। सेम यही सिस्टम इन लोग के साथ हो रहा है। क्या बगदाद में तो एकदम ठीक ठाक थे, पकड़े हुए हैं, लेकिन बगदाद से जैसे दूर दूर जा रहे हैं, बाकी का सराउंडिंग का इलाका का हंस रहे हैं, वहां कमजोर पड़ते जा रहे हैं, पकड़ छोड़ते जा रहे हैं। पकड़ छोड़ेंगे तो दूसरा तैनात बैठा है भैया अपना गद्दी संभालने के लिए, सब तैयार बैठा है। आज के समय में आप कमजोर पड़िए, आपको लात मार करके आपके यहाँ बैठने वाले तैयार बैठे हैं तुरंत, तो वही हंस रहे। अब देखो क्या होता है। सबसे पहली चीज क्या कि बगदाद का जो कंट्रोल है वो डिस्टेंट लैंड पे, मतलब एक तरीके से दूर 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 दराज पे एकदम कमजोर होने लगा, पहला कारण। दूसरा कारण क्या, अरब में और ईरानियन फैक्शन में क्या हो गया ना, कन्फ्लिक्ट राइज होने लगा। देखो काहे लिए, दूठो है। आज के समय में हम लोगों के यहाँ इतने कल्चर है, इतने मानवता है, इतने सभ्यताएं हैं, हर एक चीजें हैं। अब कोई अपना मानता है, कोई अपना मानता है, दोनों आके बहस कर ले, हो गया बाजी बाजा। वो कहेगा नहीं हम ही करेंगे, वो कहेगा नहीं हम ही करेंगे, कोई कहेगा नहीं हम दिया में तेल डाल के बाती बारेंगे, बोला कि नहीं हम बतिये बार देंगे, ये हमारे क्या होता है। इनका कल्चर अलग, इनका कल्चर अलग, तो कन्फ्लिक्ट तो तय है ना, बस वही हाल होना है। अब यहाँ पर क्या था कि कोई लोग अरब कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, कोई लोग ईरानियन कल्चर को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो भैया लो, हमको पता है कि हम इनको पसंद करते हैं। अगर आज आपको पता चले, सिंपल सी बात है कि कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपके पसंदीदा आइटम को बोल दे, आपके पसंदीदा चीज को बोल दे कि आपको जो चीज पसंद है उसको बोल दे कि ना ना ये तो सबसे रद्दी चीज है, लो भैया खत्म हो गया, दोनों बाजी बजा स्टार्ट। तो सेम सिस्टम है इधर, अरेबियन अपना जैसे कल्चर डेवलप कर रहे हैं, ईरानियन कल्चर अपना डेवलप कर रहे हैं, दोनों अपने अपना सभ्यताओं को बढ़ाएंगे, दोनों अपने अपने मानवताओं को बढ़ाएंगे, तो भैया कन्फ्लिक्ट भी तो बढ़ना ही बढ़ना है ना। ये दूसरा कारण। और तीसरा देखो, आमीन और मुमीन में झगड़ा हो गया, कहाँ लिए भैया, खलीफा हम बनेंगे, वो बोले नहीं खलीफा हम बनेंगे, सिविल वॉर हो गया। तो इस सब कारण को देख रहा है कोई तो जानेगा ही ना कि अब सिस्टम खत्म होते जा रहा है, खोखला होते जा रहे हैं लोग, गड़बड़ा रहा है, अब हम राज कर सकेंगे। तो इस सिस्टम किसका, अब्बासिद खलीफा का चल रहा था, और दौर होने वाला था अब्बासिद खलीफाओं से एक सल्तनत आने वाले थे, सुल्तान आने वाले थे। ये वाला सिचुएशन चल रहा है, यहाँ घर ही में झगड़ा हुआ पड़ा है। अब देखो आगे बढ़ा जाए तो प्रो अरब और प्रो ईरानियन में इतना ताना तानी बढ़ गया, पूरा सिविल वार वाला सिस्टम आ गया। जाहिर सी बात है ना, हम अपने कल्चर को मान रहे हैं, कोई बोल रहा है कि नहीं हम अपने कल्चर को मान रहे हैं, तो दोनों सामने शांति से कहां से बैठ सकेंगे, कन्फ्लिक्ट होना ही होना है। तो कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो लो भैया बवाल। और आगे बढ़ा जाए, दोनों के कल्चर को अलग अलग बढ़ावा दिया गया, दैट्स व्हाई कन्फ्लिक्ट विल अराइज। सिंपल सी बात है, कोई इस कल्चर को बढ़ा रहा है, कोई इस कल्चर को बढ़ा रहा है, तो दोनों एक तरीके से देखो बढ़ तो कल्चर रहा है ना, उसी के साथ साथ दोनों की आपस में बुराई भी बढ़ती जा रही है कि नहीं, वो हमको नहीं सपोर्ट करते, वो हमको नहीं सपोर्ट करते, ये वाला कारण आना ही आना है। माइंडसेट अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, तो कन्फ्लिक्ट तो आएगा ही ना आएगा। आगे बढ़ो तो यहां पर अब क्या हुआ ना, गुट बनने लगे, टूटने लगे लोग। क्या हो गया, कुछ लोग बोले कि अरे यार सिस्टम गड़बड़ा रहा है, चलो तुम लोग हम लोग मिल करके ना एक अपना अलग एडमिनिस्ट्रेशन बना लेते। कोई बोला हाँ हाँ चल 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 चल, कोई अपना आकर के अलग, मतलब ग्रुपिंग हो रही है भाई साहब, क्लैन बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, अलग अलग गैंग बन रहा है एक तरीके से, छोटे छोटे पैमानों पे। राजा कोई और है और पता चला कि कुछ लोग मिल करके अपने लगे अलग अलग ग्रुपिंग करने, अपने लगे मोदी जी उधर राज कर रहे हैं, पता चला कि इधर हम लोग एक पार्टी बना ली, हम पार्टी तुम पार्टी तुम पार्टी तुम पार्टी। खाली हालांकि तो डेमोक्रेसी चल जाएगा, लेकिन जहां पर ये राजा मोनार्किज्म चल रहा है, जहां पर राजा वाला सिस्टम चल रहा है, वहाँ राजा वहाँ गद्दी पे मजा ले रहा है, इधर होगा कि भैया नया राजा घोषित कर दिया प्रजा, लो राजा जाए भाड़ में, हमारे राजा तुम। तो वैसे तो काम नहीं ना चलेगा, तो कन्फ्लिक्ट होना ही होना है। तो यही वाला सिस्टम, अलग अलग गुटों में लोग टूटने लगे, कोई कुछ क्लैन बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये सब क्या दर्शा रहा है, एक ही बात दर्शा रहा है कि अब्बासिद जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं, और इस दुनिया का रीत है कि जो कमजोर पड़ेगा हटा दिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा, सिस्टम है ये।
तो अब अब्बासिद कमजोर पड़ने लगे तो कुछ समय बाद बाइट्स आएंगे। ये कौन है भैया? एक क्लैन है, ईरान के कैप्सियन रीजन में आएंगे और बगदाद पे अपना कब्जा कर लेंगे। आए अपना बगदाद पे अपना कब्जा कर लेंगे। ये वही लोग हैं नोमैडिक, अपना घूम टहर के जो भैया घूम 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 के अपना चलने वाले खाने वाले आए, देखें कि नहीं सिस्टम ऐसा है वैसा है वैसा है, आकर के ये लोग अपना कब्जा कर लेंगे। बगदाद को कॉन्कर कर लिया कब? 945 का बात है ये लोग अपने आप को शहंशाह भी कहते थे। शहंशाह मतलब होता है किंग ऑफ किंग्स, यही लोग टाइटल रखे थे शहंशाह। नए नए टाइटल्स आ रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, शहंशाह आ गए। यही लोग थे, आकर के कहां पर कब्जा कर लिए? बगदाद पर आकर के कब्जा कर लिए। क्यों? क्योंकि अब्बासिद कमजोर पड़ रहे हैं। ये वाला सिस्टम यहां पर आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ा जाए तो इसी के बाद फातिमिड्स आ जाते हैं। फातिमिड्स कौन है भैया? प्रॉफिट के डॉटर जो थी, उनकी जो लड़की थी, उन्हीं के जो है जनरेशन के थे, उनके पूर्वज जो थे वो मोहम्मद की लड़की के जो है खानदान से वो लोग चले आ रहे हैं, रिलेटिव हैं। ये लोग आकर के बोले इजिप्ट, और इजिप्ट में ये लोग अपना काहिरा में कब्जा करते हैं। ठीक है, इजिप्ट में कब्जा करके काहिरा को कैपिटल बनाते हैं। वहां पर अपना पूरा जो है फातिमिद खलीफेट का जो है ये लोग अपना कब्जा पूरा इस्टेब्लिश करते हैं। इतना देख रहे हो कि एक एक करके लोग कोई कुछ तोड़ रहा है, कोई कुछ तोड़ रहा है। इसके बाद आकर के नया नया राज बन रहा है, नया नया राजा आ रहे हैं, नए नए शासक आ रहे हैं, नई नई डायनेस्टी आ रही है। इस्लाम के अंदर इस सारा जो है तोड़ फोड़ जो है थोड़ा थोड़ा मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, लेकिन फिर भी इस्लामिक सोसाइटी में यूनिटी बना रहा। हम क्या बोले? हम लोग अब्बासिद खलीफाओं का कैसा है मतलब कमजोर पड़े ये दिखा रहे हैं। कारण क्या था? सिविल वॉर किस टाइप का था? तो भाई देखेगा कोई कमजोर पड़ेगा तो नया कोई शासक आकर राजी कर लेगा, तो फिर बाइट्स आ गए। इसके बाद कुछ समय में देखा जाए तो फातिमिड्स आ गए। फातिमिड्स कौन? वही मोहम्मद की जो लड़की थी, उन्हीं के बुरा जो जनरेशन वाले थे ये लोग आ गए। ये बोले कि नहीं भैया हम कब्जा करेंगे, हम खलीफा, हमारे खलीफा होंगे। लोग खलीफा अपना बैठा लिए। इसके बाद मतलब इतना सिस्टम जो है बिखरा होने के बाद भी इस्लामिक सोसाइटी में यूनिटी बनी रही। क्या कारणों से बनी रही? वो कारण है सबसे पहली चीज कि सेपरेशन थी भैया स्टेट एंड सोसाइटी में। सबको महत्व दिया गया। अगर महत्व नहीं दोगे, किसी को महत्व नहीं दोगे तो मार के खेत दिए जाओगे, कुछ मतलब तो बनेगा नहीं। सबको महत्व दिया गया। महत्व के इस हिसाब से था कि अलग अलग सोसाइटी का अलग बात था, स्टेट का अलग बात था। दोनों को इसे एकदम मेजरन करके एकदम मिला उला करके उसमें नहीं झिला रहे हैं। आगे बढ़ा जाए तो इस्लामिक सोसाइटी में कोई एक सिंगल लैंग्वेज, कोई एक सिंगल पॉलिटिकल ऑर्डर से सारा सिस्टम नहीं चल रहा था। वेरिएशन दे दिया गया। पर्शियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया कि नहीं भाई अरेबिक थोड़ी ना रहेगा। इन लोग का जैसे अरेबिक था ना, तो इस खाली अरेबिक ही नहीं रहेगा, दूसरे लैंग्वेज को भी बढ़ावा दिया गया। आगे आप कल्चर में देखेंगे कि ट्रांसलेशन बहुत सारे हुए थे, तो इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बेसिक से अगर बात करें तो कॉमन कल्चर को मेंटेन किया जा रहा है। क्यों ये सब का जरूरत क्यों आ गया? क्योंकि वेरिएशन बहुत थी। यहाँ पर कोई है जो कुछ मानवता रखता है, यहाँ पर कोई है जो कुछ मानवता रखता है। अगर हम सबको जबरदस्ती अपना ही सिस्टम अप्लाई करवाएंगे तो कब तक? एक लिमिट तक कोई फॉलो करेगा, उसके बाद उसको छोड़ देना ही है। वहां पर आक्रोश विद्रोह स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कॉमन कल्चर को मेंटेन किया गया। कॉमन कल्चर को मेंटेन करते ही पर्शियन लैंग्वेज को डेवलप किया गया कल्चर के लिए। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसके क्या हुआ, जो भी स्कॉलर्स थे, जो भी आर्टिस्ट थे, जो भी व्यापारी थे, अपना बिंदास जा सकते थे भैया इस्लामिक स्टेट में, इस्लामिक लैंड में। सेंट्रल इस्लामिक लैंड है जो, वहां पर अपना बिंदास घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, फ्रीली मूव है, फ्री है अपने आइडिया को शेयर करने के लिए। कोई जबरदस्ती टाइप का ये नहीं था। ये सब कारण थे, अपना आइडिया और मैनर्स को जो है वो सर्कुलेट करते थे। तो ये कुछ कारण थे जिससे कि यूनिटी अभी भी बनी हुई थी। ठीक है ना? तो यही चीज देख रहे हैं कि अब आने वाले समय में छोटे छोटे गुटों में ये लोग जो बट रहे हैं, कोई अपना कुछ कर रहा है, अपना कोई कुछ कर रहा है। फिर एक समय के बाद 10वीं और 11वीं सेंचुरी जैसे आने लगेंगी, फिर क्या होगा कि उधर से सुल्तान वाला जो है सिस्टम आ जाएगा। इसमें क्या था कि भैया क्या खलीफा जैसे हो जाएंगे? क्या नहीं, खलीफा जैसे नहीं होंगे। अपना एक अलग अलग भाई ग्रुपिंग हो जाएगी ना। कब तक पूरे समाज को इकट्ठे लेकर के कोई चलेगा, उस पर कोई एक ही राज करेगा? नहीं होना है ऐसा। अपना छोटे छोटे में टूटना एकदम अनिवार्य है। तो हुआ क्या कि फिर सुल्तान टाइप का, सल्तनत टाइप का जो एक पोस्ट आ गया कि भाई सुल्तान है। वो कौन है? ये लोग, इन पर क्या है कि बस खलीफा को एक प्रमाण कर देना था कि नहीं भाई ये हमारे सुल्तान है, बस उनका मजा है। अब वो अपने छोटे छोटे जगह अपना राज कर रहे हैं। मेन कौन हेड वहां पर? वही है। तो इस हिसाब से सिस्टम कैसे खलीफा से फिर एक नया
जो राइज होता है वो सल्तनत का होता है। ये चीज हम आकर के देखेंगे। तो थोड़ा साइड हो रहे हैं, इस चीज को फटाफट से नोट कर लीजिए। इसको नोट करने के बाद ही अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सल्तनट्स का कैसे राइज होता है और कैसे अब सुल्तान वगैरह आते हैं। तो चलिए, अभी ये तो बात हो गई थी आपके खलीफा के लेवल पे क्या डिस्टरबेंस मचा था, क्या बवाल मचा था, क्या हो क्या रहा था, ये सब चीजें हम देख लिए। अब आते हैं, देखते हैं कि सुल्तान का, सल्तनट्स का जो राइज होता है वो होता कैसे है। तो देखो, समय है आपके वही 10वें और 11वें शताब्दी का, ठीक है। 10th सेंचुरी और 11वां सेंचुरी जो है तुम्हारा चल रहा है, वही बीच का जो माहौल है। वो बीच में क्या होता है ना, आपके जो टर्किश सुल्तान है इनका तो ऐसा एंट्री होता है। कहाँ एंट्री होता है, इनका राइज होता है, कैसे होता है, ये पूरी कहानी अभी हम इस वाले सिस्टम में देखने वाले हैं। इसके पहले आप लोग खलीफा के पद पे, खलीफा के अब्बासिद खलीफा का ये वाला ही पीरियड जो चल रहा है उसी में सब गड़बड़ वड़बड़ जो हुआ था उसमें नजर रख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए 10वीं से 11वीं सेंचुरी में ये लोग थोड़ा सा आते हैं। ये लोग नोमैडिक ट्राइब्स थी, मतलब घुमक्कड़ किस्म के लोग, जब ना घूमते रहते हैं इधर उधर इधर उधर, जहाँ दाना पानी मिले वहाँ बैठल खाए वाला हालत था। आगे बढ़िए, तो ये लोग कहाँ से थे, तुर्किस्तान से थे। कहाँ से थे, तुर्किस्तान से थे। टर्किस्तान का ये तुर्किस्तान का ये, तो इसीलिए उन्होंने इनको जो है टर्क्स कहा जाता था। टर्किस्तान से थे, इनको टर्क्स कहा जाता था। ये लोग कौन कौन से थे, वॉरियर थे, सोल्जर थे, राइडर्स थे, और सबसे बड़ी बात क्या थी, ये लोग एकदम लॉयल थे, ईमानदार किस्म के व्यक्ति लोग थे। कैसे एंट्री किए, कब एंट्री किए, जब आपके अब्बासिद और बई ये लोग जो डायनेस्टी, सामानी डायनेस्टी चल रही थी, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे घुसे, स्लेव के रूप में, मजदूर के रूप में, ठीक है, बंधुआ मजदूर के रूप में, गुलाम के रूप में, सैनिकों के रूप में घुसे, और ये बहुत लॉयल हुआ करते थे। एक समय के हिसाब से जब देखे कि भैया सिस्टम उस्टम गड़बड़ा रहा है, ठीक से सारी चीजें चल नहीं रही हैं, तो फिर आकर के ये लोग कॉन्कर कर लेते हैं। आगे क्या होता है, इन्होंने आगे चल करके गजनविद सल्तनत का जो पूरा सिस्टम है, गजनविद सल्तनत को जो है इस्टेब्लिश किया। किसने किया, अल्पतजिन ने किया, और इसको एक्सपेंड करते हैं मोहम्मद ऑफ गजनी। गजनविद सल्तनत को इस्टेब्लिश कर दिया गया है, और किसके द्वारा, अल्पतजिन के बारे में, अल्पतजिन के द्वारा जो है इनको इस्टेब्लिश किया गया है, और महमूद ऑफ गजनी इनको एक्सपेंड करेंगे। आगे देखा जाए तो इनका जो सेंटर पावर सिटी था वो कौन सा था, खुरासान, और अफगानिस्तान इनका जो मेन सेंटर पावर सिटी था वो था। इसके बाद आगे देखा जाए तो इन लोगों के लिए जो अब्बासिद खलीफा थे वो एक लेजिटिमेसी के सोर्स थे। मतलब कि समझिए कि जो सुल्तान है, जो पोस्ट है, इनको एक ठप्पे की जरूरत है जो कि खलीफा देंगे, इनको अप्रूव कर दे रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारे ही खलीफा हैं, यही अब उस एरिया का जो है सारा कारभार वगैरह सारी चीज़ जो है वो देखेंगे, यही सुल्तान है। खलीफा द्वारा जो है कि जो वेरीफाइड एक तरीके से कर दीजिए, सर्टिफाइड एक तरीके से कर दीजिए, किया जाता था। अब जो महमूद थे उन्हें भी भाई सर्टिफिकेशन मिला। कैसे मिला, वो एक स्लेव के जो है लड़के थे, और उन्होंने फिर यही टाइटल, सुल्तान के जो टाइटल को जो है वो रिसीव किया खलीफाओं के द्वारा। आगे बढ़ा जाए तो देखिए, खलीफा वाज विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी गजनविद, सुन्नी सेक्ट को भी जो है वो सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि देखिए जो दोनों सिस्टम है सुन्नी और शिया का, ये गड़बड़ाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इससे अच्छा है कि दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, बैलेंस करके सारी चीज़ों को चलते हैं। और आगे देखिए तो फिर इनके बाद धीरे धीरे जो है ये टर्क्स जो थे, जो गजनविद सल्तनत थे, इनके बाद एक समय आएगा जब ये लोग जाएंगे, फिर जो है सल्जुक टर्क्स आ जाएंगे। सल्जुक टर्क्स आएंगे। अब ये लोग कौन थे भैया, They entered as soldier in armies of Samanids and Karakhanids। इनके जो है आर्मी में एक तरीके का सोल्जर बन करके ये लोग एंट्री करते हैं। इन्होंने जो दो लोग थे भाई, टुगरील और चागरी बेग, इन्होंने क्या किया, खुरासान को 1037 में महमूद के डेथ के बाद कब्जा कर लिया। जब महमूद ऑफ गजनी जो इनका जो है वो डेथ होता है 1037 में, तो ये लोग जाकर के भैया खुरासान को कब्जा कर लिए। अब खुरासान कब्जा कर लिए तो उन्होंने नीसापुर को क्या किया, उनका फर्स्ट कैपिटल बना दिया। नीसापुर फर्स्ट कैपिटल बनाया। अब ये लोग क्या किए, फिर आगे चल करके वेस्टर्न पर्सिया की तरफ, इराक की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने बगदाद में फिर से सुन्नी रूल को एक तरीके से रिस्टोर करा। तो ये सारी चीजें जो है इनके द्वारा करी जानी। आगे देखिए, खलीफ अलकेम कन्फर्ड ऑन टुगरिल गॉट द टाइटल ऑफ सुल्तान। आगे चल करके देखिए टुगरिल जो है इनको भी सुल्तान का जो है अलकेम के द्वारा अपना ये टाइटल दे दिया जाता है। तो यही सारी सिस्टम है जो एक तरीके से चलते आ रहा है। खलीफा में देखिए आप अलग अलग छोटे छोटे क्लैन बन गए, और कुछ इसी तरीके से अभी देखिए टर्किस्तान से ये लोग आए थे, कैसे इंटर हुए, ईमानदार थे भाई, आर्मी में आए, सोल्जर्स में आए, कुछ गुलाम के तौर पर आए, समय बिताते गए माहौल देखें, फिर अपना कब्जा कर लिए।
कनकर कर लिए, और इनको सर्टिफिकेशन की जरूरत थी, खलीफा के द्वारा सर्टिफिकेशन मिल गया, उनका भी मजबूत हो रहा है सब गढ़। तो इस हिसाब से ऐसे धीरे धीरे फिर सल्जुक टर्क्स के बारे में देखें, ऐसे करके सुल्तान जो है सल्तनत धीरे धीरे छोटे जगह पर बनना स्टार्ट हो गया, और बहुत सारे सुल्तान बन करके निकल करके आते हैं। तो कुछ इस हिसाब से जो है सुल्तान वाली बात जो है आई, पूरे इस्लामिक लैंड्स पे ये लोग अपना अलग छोटा ऐसी एरिया जो है कब्जा करते गए, कनकर करते गए, अपना राज चलाते गए, उनके बाद कोई और, उनके बाद कोई और, मतलब ऐसे बहुत सारे सुल्तान अब देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे जो एम्परर हैं वो अब देखने को मिलेंगे। कुछ इसी हिसाब से सारा सिस्टम चलता था, ये एक तरफ। और दूसरे तरफ देखा जाए तो भाई धर्म है ये एक, इस्लाम धर्म है, उधर से दूसरा भी जो क्रिश्चियनिटी है वो भी उधर से चलती आ रही है, उनका भी कुछ अपना एक मानवता है, इनका भी कुछ अपना एक मानवता है। तो एक समय पे आने के बाद देखो दोनों लोग क्या करेंगे ना, ये कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, ये कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, बोलेंगे नहीं भाई हमारे यहाँ ऐसा होता है, तुम लोग मानो। मुस्लिम कहेंगे नहीं भाई हमारे यहाँ ऐसा होता है, ये लोग मानो। कुछ जनता रहेगी जिनको कहीं फायदा होगा तो कन्वर्जन करने लगेंगे, तो ये बुरा मानेगा कि भाई बाकी क्रिश्चियंस मुस्लिम बन रहे हैं, बाकी मुस्लिम क्रिश्चियन बन रहे हैं। तो ऐसा खेल होकर के क्या होगा ना कि जो थोड़ा मतलब इतना पैनिक सिचुएशन बन जाएगा। अब इसके बाद इतना कहीं अलग माहौल में कुछ और ही सिस्टम चल रहा है, वो बोलेंगे नहीं आप हमारे धर्म को छेड़ रहे हैं, वो बोलेंगे नहीं आप हमारे धर्म को छेड़ रहे हैं, और ये सीन निखर करके आता है, एक धर्म युद्ध का जो है ये माहौल ले लेता है। मतलब आप कहानी देख रहे हैं, आप कैसे कैसे होते हुए आ रहे हैं। आप पहले इस्लाम का जननी देखिए कैसे हुआ, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में देखें, फिर उनके गुजर जाने के बाद फिर देखें कैसे खलीफाओं में सारा सिस्टम बढ़ गया, और बाकी करते करते कितने खलीफाओं में सिस्टम चलता लगा, अलग अलग डायनेस्टीज आई। उमैयद के बाद आपके अब्बासिद आया, अब्बासिद के बाद ये सारा सिस्टम अलग अलग गुट में छोटे बंटने लगे। फिर किन्हीं कारणों की वजह से कई अलग अलग खलीफा आए, इनके बाद सुल्तान में सारी चीजें डिवाइड हो गई। मतलब एक बार लहर ऊपर जा रही है, फिर गिर रही है, फिर दूसरा कोई आ रहा है, फिर गिर रही है, फिर तीसरा कोई आ रहा है, इस हिसाब से सिस्टम चल रहा है। अभी आप खाली इस्लाम, जो इस्लाम धर्म है उसके अंदर के सारी चीजें देख रहे हैं। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इसी प्रकार का था कि भाई अब सुल्तान है, अपना अलग अलग जो छोटा जगह है वो कनकर करेंगे, और अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करेंगे, खलीफा का सर्टिफिकेशन मिल ही रहा है, इस हिसाब से सारा सिस्टम इस्लाम के अंदर अपना चलता चला जाएगा। लेकिन मैटर कहाँ फंस रहा है अब, ये तो इस्लाम धर्म के अंदर की बात आप देख लिए कि मोहम्मद थे, खलीफा थे, सुल्तान थे, ये सिस्टम था, ऐसे होता था वैसे होता था, यहाँ कब्जा किए, बगदाद में कब्जा किए, उधर डेमस्कस में थे, कहाँ थे, ये सारी चीजें आप देखते हुए आ रहे हैं। अब इस्लाम धर्म ये अपना एक सिस्टम चला रहा है, और इधर क्रिश्चियन भी तो सोचेंगे ना कि भाई हमारा धर्म भी तो प्रचार हो। ये लोग कब्जा करके बढ़ना चाह रहे हैं, तो क्रिश्चियंस जो बाकी धर्म है वो भी तो भाई बढ़ना चाहेंगे। ये बोलेंगे कि नहीं हमारा ये सिस्टम है, ये बोलेंगे नहीं हमारा ये सिस्टम है, लो भाई मैटर फंस जाएगा। जो लोग होंगे उनके कुछ राजा दूसरा है भाई, वो कहेगा कि नहीं मुस्लिम को ये फायदा है, ऐसा करो, तो लोग सोचेंगे कि नहीं हम मुस्लिम बन जाते हैं। उधर कोई क्रिश्चियन को ये फायदा है, तो लोग सोचेंगे नहीं भाई हम क्रिश्चियन बन जाते हैं। कन्वर्जन स्टार्ट होगा, मुस्लिम क्रिश्चियन बनेंगे तो भाई इस्लाम वालों, इस्लामिक जो रूलर है उनको तकलीफ की, अरे नहीं ये कन्वर्जन हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। मतलब अब कुल मिलाकर के सीन ये है कि अभी आप इस्लाम के अंदर देख रहे थे, अब उनसे और क्रिश्चियनिटी से जो दूसरे धर्म हैं अब इनका कोलिजन होने वाला है। अब एक तरीके का ऐसा सीन बनने वाला है कि दोनों अपने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने में, एकदम विशेषताएं बताने में, प्रचार प्रसार करने में ऐसा सीन बन जाएगा कि अब आगे चल करके सारी चीजें एक तरीके का धर्म युद्ध बहुत बड़ा सा होने वाला है। तो सीन अब इस प्रकार का होने वाला है कि हम इस्लाम को ही देख रहे थे, अब दूसरे भी रिलीजन आकर के अब एकदम वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और अब ये सारा सिस्टम बढ़ता है एक धर्म युद्ध की तरफ। बहुत बड़ा धर्म युद्ध, खतरनाक धर्म युद्ध, जिसको हम लोग कहते हैं द क्रूसेड्स। क्या कहते हैं? द क्रूसेड्स। लाखों लोग मरते हैं भैया धर्म युद्ध में। वो बोलते हैं नहीं हमारा धर्म बढ़िया है, ये बोलते हैं नहीं हमारा धर्म बढ़िया है, और इसी में होकर के हो जाता है धर्म युद्ध। और ये सारा सिस्टम के बाद अब हम जो अगला टॉपिक अपने बढ़ने वाले हैं वो होने वाला है धर्म युद्ध का। तो सिस्टम आप देखते आ रहे हैं, हम इस्लाम धर्म के बारे में पढ़े, अंदर पढ़े, खलीफा के बारे में, सुल्तान के बारे में, जगहों के बारे में, क्या चीजें हैं उनके बारे में, और इसका इस्लाम धर्म का ये सिस्टम अलग था और क्रिश्चियनिटी धर्म का ये सिस्टम अलग था, और दोनों लोग आकर के यहाँ पर कोलैप्स कर जाएंगे, बोलेंगे नहीं हमारा ये है, ये बोलेंगे हमारा ये है। और अब हम इसी सिस्टम के आगे बढ़ जाते हैं कहाँ पर? धर्म युद्ध के तरफ। धर्म युद्ध भाई जाहिर सी बात है, कोई आके बोलेगा नहीं हमारा ये है, बोलेगा नहीं हमारा ये है, और वहीं पे जो झगड़ा टाइप का सिचुएशन है वो बनने वाला है। तो फटाफट से हम साइड होते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं।
और इसको मिटाने के बाद अब बढ़ते हैं जो धर्म युद्ध होने वाला है, क्या होगा, कितने हुए, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि होने वाला है धर्म युद्ध पर, क्रूसेड्स। मतलब कि अब यहाँ पर आप देखने वाले हैं कि कैसे मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में एक पूरा युद्ध वाला सिचुएशन पैदा होने जाता है। इसी को क्रूसेड नाम दिया गया है, जिसको हिंदी में हम धर्म युद्ध कहते हैं। तो धर्म युद्ध है तो धर्म के बीच में ही होगा। धर्म कौन से? मुस्लिम धर्म और क्रिश्चियन धर्म, इनके बीच होता है। इससे पहले थोड़ा सा माहौल देख लेते हैं कि वो कारण क्या था, किस वजह से कि ऐसा माहौल बनने का नौबत आया, क्या चीज़ें थी। तो इसके लिए देखो, सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस्लामिक स्टेट के बारे में हम देख लिए। इधर इस्लाम था तो उधर क्रिश्चियंस भी थे, दोनों धर्म यहाँ पर मौजूद था। तो सबसे पहले ये बात, जो क्रूसेड्स का जो बात है, जो धर्म युद्ध का बात है, ये एक दो युद्ध तो हुए नहीं थे। ये टोटल ऐसे देखा जाए तो 8 हुए थे, 8 के आसपास हुए थे। लेकिन अगर हम ऐसे पढ़ें तो 3 जो मेन है वो हमें पढ़ने को मिलते हैं, पढ़ना जरूरी होता है। 11 से 13वें शताब्दी के बीच, 11 से 13वें सेंचुरी के बीच एक लंबा सीरीज हुआ युद्धों का। मतलब एक युद्ध नहीं, युद्ध पे युद्ध जो है लड़े गए एक एक करके। किनके बीच? यूरोपियन क्रिश्चियन और अरेबिक स्टेट के बीच ये युद्ध हुए। यानी मुस्लिम्स वर्सेस क्रिश्चियन वाला जो युद्ध है यहाँ पर होता है। एक बहुत ही ज़्यादा कई लड़ाइयाँ जो है लड़ी जाती हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं। इस प्रकार का सीन यहाँ पर बनता है। कारण क्या था भाई? अगर दो लोगों में झगड़ा होता है तो कुछ रीजन रहना चाहिए ना। और यहाँ पर तो दोनों धर्म, पूरे के पूरे धर्म में ही युद्ध हो चुका है। लाखों लोग यहाँ पर जो है जिनके जीवन में प्रभाव पड़ता है। तो देखो, शुरुआत होती है कहाँ से? पैलेस्टाइन से। ये जो फिलिस्तीन है, यहाँ पर एक जो सिटी थी वो थी कौन सी? जेरूसलम। कौन सी सिटी थी? जेरूसलम सिटी थी, जहां पर क्या हुआ, क्रिश्चियन लोगों का मानना होता था कि जो उनके जेसस थे वो वहाँ पर उनका क्यूरिफिकेशन हुआ था, वहाँ पर उनका रिजरेक्शन हुआ था। मतलब कि उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था और उनके बाद वो फिर से वहाँ पर जो है उनके अंदर जो है जीवन, जान आ गया था, लाइफ आ गया था, फिर से वो जी उठे थे। ये वाली जो एक्शन हुआ था, ये वाला जो आपका जो कांड हुआ था, वो जेरूसलम में हुआ था। तो जिसकी वजह से क्रिश्चियंस उस प्लेस को, उस सिटी को, उस जगह को बहुत ही शुद्ध, बहुत ही प्योर, बहुत ही ज़्यादा होली प्लेस मानते हैं। वो क्रिश्चियन के लिए बहुत ही ज़्यादा वो होली प्लेस होता है। और उस जगह को क्या किया गया? उस जगह को अरब्स ने 638 में कब्जा कर लिया। मतलब कारण देख रहे हैं कि फिलिस्तीन जो कि बाइजेंटाइन एम्पायर के अंडर आता था, ये बहुत ही प्योर जो है होली प्लेस था क्रिश्चियन के लिए, बहुत ही शुद्ध जगह, एकदम पूजा पाठ वाला जगह था। क्या कारण था? जेरूसलम जो सिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कारण था क्योंकि वहां पर जो जीसस का क्यूरिफिकेशन और रिजरेक्शन वाली बात हुई थी, वहां पर ही उनको सूली पे चढ़ाया गया था और फिर से उनके अंदर जीवन जो है आ गया था। यही एक कारण था जिसकी वजह से ये होली प्लेस था किनके लिए? क्रिश्चियंस के लिए। अब भैया हमारे लिए कौन एकदम शुद्ध पवित्र जगह है, एकदम जहां पर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, उस पर कोई आकर कब्जा कर लेगा तो इसे झगड़ा का पहला जो है कि माचिस लगा दिया गया, अब तो युद्ध होना ही होना है। तो ये एक कारणों में से था। अच्छा, इस जगह को, जो फिलिस्तीन का जो जेरूसलम सिटी था, वो सिटी को अरब ने कब्जा कर लिया, अरबिक लोगों ने कब्जा कर लिया। कब? 638 में। तो भैया कब्जा करके ही एक तो माचिस लगा दिए हैं कि नहीं, अब तो छेड़खानी टाइप का हो गया ना कि भाई कब्जा कर लिया, उनके लिए होली प्लेस था और यहाँ पे बवाल स्टार्ट होने वाला था, कन्फ्लिक्ट एक हुआ। 638 में वहां पर उन्होंने कब्जा कर लिया। अच्छा, पहली चीज कि जेरूसलम को अरेबिक ने कब्जा कर लिया, और दूसरी 11वीं सेंचुरी में आते आते बहुत सारे लोग थे जैसे हंगेरियंस, नोमन्स, स्लेव्स, ये लोग क्या कर रहे थे? अपने आप को कन्वर्ट कर रहे थे क्रिश्चियन में। कहां पर, किस में कन्वर्ट कर रहे थे? क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम्स जो थे वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, खाली मुस्लिम को छोड़ के बाकी सभी लोग एक तरीके से क्रिश्चियनिटी को अपना रहे थे। तो ये भी एक बात था कि अरे भाई सब आ रहे हैं, सब मतलब ये लोग हैं क्रिश्चियन धर्म को मान ले रहे हैं, इसमें विश्वास करके ज्वाइन कर ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम जो है वो खड़े हैं, वो अपना ही खुद का। तो ऐसे कंसेप्ट जो है ये कुछ डिस्टरबेंस का जो माहौल है इन दोनों के बीच बढ़ते गया। एकदम क्रिश्चियन के बीच और मुस्लिम के बीच ये जो डिस्टरबेंस है ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से जो कन्फ्लिक्ट था, जो तनाव था, जो मनमुटाव
जिसे मनमुटाव था एक तरीके का, वो बढ़ता जा रहा था दोनों के बीच, और यही आगे जा कर के एक बड़ा धर्म युद्ध जो है बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर ये लोग जो क्लर्जी और जो वेरियर क्लास थी, इन लोग चाहते थे थोड़ा सा कि मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ होता रहे। जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आमतौर पर बनी रहे, इकोनॉमिक हमारा ग्रोथ होता रहे, तो इसके लिए इन्होंने कुछ चीज़ें निकाली, जैसे कि आपका पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। पीस ऑफ गॉड मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था मतलब जिसमें कुछ कुछ बातें साफ साफ रख दी गई थी। जैसे पहला चीज क्या यार, कि कुछ कुछ ऐसा एरिया है जहां पर झगड़ा लड़ाई मत करिएगा, जहां पर पूजा पाठ करते हैं वहां पर झगड़ा लड़ाई मत करिएगा। कुछ जो सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनको आप मत नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे औरत हो गए, जैसे और कुछ जो चर्च मैन वगैरह हो गए, उन लोगों को आप नुकसान मत पहुंचाइएगा। ऐसी ऐसी चीजें, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप जहां पर पूजा पाठ होता है वहां पर भैया आप लोग झगड़ा उगड़ी मत करिएगा। दूसरी चीज क्या कि वॉयलेंस जो होगा वो कुछ कुछ एरियाज पे जो है नहीं किया जाएगा, जहां पर जैसे कि वही पूजा पाठ वाले जगह पे नहीं करेंगे। और कुछ दिन होते थे, जैसे कैलेंडर में कुछ कुछ डेट होती नहीं, जैसे शुभ दिन हो गया कि हाँ भाई इस दिन ये है, इस दिन वो है, उस दिन वो है, तो वैसे दिनों पर झगड़ा झगड़ी नहीं किया जाएगा, वैसे दिनों पर कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ऐसे ऐसे करके कुछ चीजें जो है वो एकदम श्योर कर दिया गया। कुछ कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स को, जैसे वुमेन हो गए, चर्चमैन हो गए, इन लोगों को भैया टच भी आदमी नहीं करेगा, उनसे झगड़ा झगड़ी करने की जरूरत नहीं है। ये कुछ कुछ साफ साफ पीस ऑफ गॉड मूवमेंट में इन्होंने कह दिया। अब देखो मेन कहानी किस्सा, एक जैसे कि किरोध टाइप का अंदर है, एक किरोध अंदर है भाई। जेरूसलम हमारा जो सिटी है उसको उन्होंने कब्जा कर लिया। भाई हमारा माना होता था, हम उसको मानते थे, हम वहाँ पूजा पाठ करते थे, हमारे जीसस की वहाँ पर अच्छी खासी जो लगाव है वहाँ से जुड़ी हुई है। लेकिन अब तो एक मनमुटाव पैदा हो गया। वो हमेशा एक मतलब मौका की तलाश में थे कि कब मौका मिल जाए हम वहां पर कब्जा कर लें। मौका अब मिलने वाला है। देखो सल्जुक जो है वहां पर सल्जुक सल्तनत का वहां पर राज चल रहा था। हुआ क्या, 1092 में जो मलिक शाह थे वो गुजर गए। मलिक शाह सल्जुक सुल्तान थे, और इससे क्या होने लगा, जब मलिक शाह सल्जुक सुल्तान थे वो गुजर गए, और इससे जो सल्जुक सल्तनत था वो कमजोर पड़ने लगा। देख रहे हैं, देखिए पहले आपको बता दिया गया कि कारण क्या था। उधर जेरूसलेम को कब्जा कर लिए अरब वाले 638 में ही ना, हाँ कहाँ 638 में ही कब्जा कर लिए, और इधर से मनमुटाव अंदर आ गया क्रिश्चियन के अंदर, नहीं भाई हमारा बढ़िया जगह था, हमारा होली प्लेस था, इसको कब्जा कर लिए, ये वो ऐसा ऐसा। और फिर मुस्लिम लोग कन्वर्जन नहीं कर रहे थे, बाकी सब कन्वर्जन कर रहे थे, तो ऐसे मनमुटाव बना। ये लोग एकदम मौका की तलाश में थे कि नहीं यार ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं, हमें भी तो अपना धर्म स्प्रेड करना है, तो मौका की तलाश में थे। और अब देखो मौका मिलता है 1092 में, जो मलिक शाह थे सल्जुक सुल्तान थे, इनका हो गया निधन। अब ये गुजर गए, इससे क्या हो गया, सल्जुक जो सल्तनत था वो कमजोर पड़ने लगा। और यही एक मौका दिखता है किनको, आपके एलेक्सियस फर्स्ट को। यही मौका कि सल्जुक सुल्तान जो आपके मलिक शाह हैं वो गुजर गए, इनको मौका दिखता है। वो फटाक से सोचते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया टाइम है, ये तो बहुत ही बढ़िया टाइम है। कौन सोचता है, एलेक्सियस फर्स्ट ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया समय है नॉर्दर्न सीरिया और माइनर एशिया को अपने अंदर, अपने टेरिटरी के अंदर लेने में, ये सोचते हैं। और इधर भाई साहब इधर सोच देख रहे हो ना कि भाई कमजोर पड़ गई, यही होता था, राजा कमजोर पड़ा, फटाक से उसके प्रजा को अपना हक जमा लेना, उसके टेरिटरी पे कब्जा कर लेना, यही तो है। आगे देखो इधर पोप अर्बन सेकेंड, ये क्या फिराक में है, ये सोच रहे थे कि अरे यार जेरूसलम, और यहाँ पर ये लोग जैसे कमजोर पड़ रहे हैं, और ये फिर इनके दिमाग में आ गया कि हम भाई वो तो क्रिश्चियनिटी का होली प्लेस था। अब इनके दिमाग में आ गया कि यही सही मौका है क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करने का, एक एकदम मौका देने का, फिर से एकदम तगड़ा मजबूत करने का। क्या मजबूत करने का, तो वो उन्होंने क्या सोचा, वो सोचे कि अब हम मुस्लिम सिटीज के अगेंस्ट लड़ेंगे। जैसे कि क्या, जेरूसलम, सारा पॉइंट ऑफ व्यू किसका हो रहा है, यही जेरूसलम सिटी का हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनका होली प्लेस है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका होली प्लेस है, सारा खेल उसी का। तो ये सोचे कि हम वापस ले लेंगे, और ये क्या चाहते थे, उस होली प्लेस को अपने अंडर लाना चाहते थे। इधर देखो, इधर इन्होंने कौन सा, नॉर्दर्न सीरिया और माइनर एशिया को अपने अंदर लाना चाह रहे हैं। एलेक्सिया फर्स्ट, किनके गुजरने के बाद, सल्जुक सुल्तान मलिक शाह के गुजरने के बाद सबको एक मौका मिल गया कि हाँ, उधर पोप अर्बन सेकंड सोच रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी वापस से ला देंगे, जेरूसलम अपने अंडर ले लेते हैं। यानी कि 638 का वो उधर कब्जा हुआ था, ये वापस से कब्जा करने वाले हैं, ऐसा होने वाला है। और यही चीजें
यही चीजें सोच करके जो कब्जा करने वाले हैं, यही चीजें सोच करके जो युद्ध स्टार्ट होता है, भाई बिना युद्ध के कहां से मिलने वाला है। अब मांग करके तो कोई नहीं मिल जाएगा कि हमको तुम्हारा घर दे दो, नहीं मिलेगा। अब यही चीज सोच करके यही सारे युद्ध आगे जाकर के बहुत सारे युद्ध होंगे, और उन्हीं युद्ध धर्म के अगेंस्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में हो रहे हैं, इसीलिए इसको धर्म युद्ध कहा गया, द क्रूसेड कहा गया। और इसी चीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमें बस 3 जो है क्रूसेड्स देखने हैं, ऐसे तो 7, 8, 9 है जो भी है उस पर ध्यान नहीं देना, हमें मात्र 3 क्रूसेड्स देखने हैं। तो अब इसके बाद यही दोनों लोग, यहाँ पर मलिक शाह का निधन, दोनों लोगों के दिमाग में आया कि नहीं भाई अब हम कब्जा कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी को रिवाइव कर सकते हैं। और रिवाइव कैसे करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, युद्ध से करेंगे। तो अब युद्ध देख लेते हैं। तो फटाफट से साइड हो रहे हैं, इसको फटाक से नोट करिए, भूलिए मत, नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र हैं। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्रूसेड के बारे में, जो पहला धर्म युद्ध होता है, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। देखो समय है 1098 का। कौन सा समय है? 1098 का समय है। और पहला क्रूसेड जो है वो 1 साल तक चलता है, लगभग 1098 से लेकर के 1099 तक। देखो हुआ क्या भाई, वो जो सल्जुक, आपका जो सल्जुक एम्परर था, जो सल्जुक सुल्तान था मलिक शाह, वो तो गुजर गए। तो अब ये लोग सोचे कि भाई मौका है हमारे पास, जेरूसलम पे फटाक से जो है जो फलस्तीन वाला जगह है उस पे फिर से अपना को रिवाइव करते हैं, क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करना होगा। और इससे पहले जो कि इन लोगों ने क्या किया था कि तुम्हारे जेरूसलम, जो अरेबिक लोग थे, जेरूसलम सिटी पे भी कब्जा कर लिया था। वो उनका होली जगह था भैया, होली प्लेस था, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा शुद्ध जगह मानते थे, बहुत ही मतलब पवित्र जगह मानते थे। तो अब भाई कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। अब देखो स्टार्टिंग कहां से हो जाती है कि उनके गुजरने के बाद एकाएक फ्रांस और इटली से जो सोल्जर्स आ जाते हैं, फटाक से एक एंटीओक शहर को कब्जा कर लेते हैं। कहां से स्टार्टिंग कहां से होती है? जो सोल्जर्स आते हैं फ्रांस और इटली के, एंटीओक शहर को कब्जा कर लेते हैं। कहां पर है ये? सीरिया में है। और वहीं पर वो डिमांड कर देते हैं कि ना भैया हम तो जेरूसलम के लिए आए हैं, हमें तो जेरूसलम लेना है। इन्होंने कब्जा किया। और ये सारे जो क्रूसेडर्स, जो सोल्जर्स आए थे ना, इनको वहां के लोगों ने क्रूसेडर्स बोला। क्या बोला? क्रूसेडर। ये जितने भी क्रिश्चियंस आए थे वहां पर कब्जा करने के लिए, वापस से अपने क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करने के लिए, उनको क्रूसेडर्स बोला गया वहां के लोगों के द्वारा। तो वो लोग आकर के एंटीओक शहर को कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद जेरूसलम के लिए भी भैया क्लेम कर देते हैं कि नहीं हमारा है जेरूसलम। इसके बाद सीरिया में ये हाल है। और ये लोग क्या करते हैं? 4 क्रूसेड स्टेट बनाते हैं, यानी 4 जगह कब्जा करते हैं सीरिया में, फलस्तीन के आउटरेमर जिनको कहा जाता है, आउटरेमर स्टेट जिनको कहा जाता है, 4। अच्छा, क्रूसेड स्टेट क्यों बोला गया? क्योंकि भैया धर्मयुद्ध और जो करने वाले आए हैं क्रूसेडर्स उनको कहा जा रहा है, उन्होंने ही कब्जा करके 4 स्टेट अपने पास रखा है, उसे ही यहाँ पर क्रूसेड स्टेट कहा जा रहा है। कौन कौन से? जिनको एक नाम दे दिया गया आउटरीमर स्टेट्स। क्या कौन सा नाम दे दिया गया? आउटरीमर स्टेट। इसमें है कौन कौन से? एक तुम्हारा जेरूसलम है, एक तो एडिसा है, एक तो एंटियोक है, और एक तो ट्रिपोली है। ये 4 जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया और इसी को ही क्रूसेड स्टेट बोला जाता है। ठीक है भैया, क्रिश्चियन आए कब्जा कर लिया, अच्छी बात है। लेकिन अब देखो वापस से उन अरब ने तो वहां कब्जा किया था ही पहले, और फिर ये लोग आए अपना सोल्जर वोल्जर को लेकर के फिर से कब्जा कर लिए, फिर से इनका हो गया। तो भैया वो शांत रहेंगे क्या? शांत तो रहेंगे नहीं ना, वो भी तो कोशिश करेंगे ना। तो फिर कुछ समय बाद क्या होता है, जो टर्क हैं वो फिर से एडिसा पर कैप्चर कर लेते हैं। जो एडिसा जो जगह है उसको कैप्चर फिर से कर लेते हैं। और इसी वजह से जो पोप अर्बन II है उनको दूसरे क्रूसेड करने का रीजन मिल जाता है। कहानी समझ रहे हैं? पहला धर्मयुद्ध होने ही इसलिए वाला था क्योंकि एलेक्सियस फर्स्ट और पोप अर्बन II ये दोनों लोग मिलकर के सोचे कि चलो भाई हमें वापस से क्रिश्चियनिटी को रिवाइव करना है, यही सही मौका है। मलिक शाह गुजर चुके हैं, ये बेस्ट समय रहेगा अपने जो सत्ता को वापस लाने में। और जिसकी वजह से ये लोग अपना भाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं और यही झगड़ा क्रूसेड कहलाता है। पहला क्रूसेड होता है, फ्रांस और इटली के आते हैं सोल्जर, कैप्चर कर लेते हैं एंटीओक शहर को और 4 और कब्जा करके आउटरीमर स्टेट कहला जाता है, जिसमें कौन कौन से हैं? एडेसा, एंटीओक, ट्रिपोली और जेरूसलम। लेकिन कुछ समय बाद टर्क जो है वापस एडेसा पर कब्जा कर लेते हैं और फिर से पोप अर्बन को मौका मिल जाता है, फिर कब्जा कर लिया, चलो दूसरा युद्ध लड़ते हैं। अब इसी वजह से दूसरा क्रूसेड स्टार्ट होने वाला 1145 से लेकर के 1149 में। यहां पर देखो एडेसा जो है ये उन्हीं टर्क्स के ने एडेसा को कैप्चर कर लिया था।
अपने होली वार जिहाद करके, देखो जो अपना होली वार मतलब जो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो अपना पवित्र जो युद्ध कर रहे हैं, जिसके लिए भाई आपके धर्म से ये चीज मिला हो, उसी को इन्होंने नाम दे दिया आपका जिहाद। ये अपना होली वॉर लड़ रहे हैं जिसमें कि उन्होंने एडेसा को वापस अपने कब्जे में कर लिया। फ्रेंच आर्मी और जर्मन आर्मी कोशिश करते हैं फिर से डेमास्कस को अपने कब्जा करने का। समझ रहे हो कि अब देखो कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है आपके, कहां पर, इधर देखिए 1098 से 1099 तक ये सारी चीजें चलती हैं और इन्होंने आउटरेमर स्टेट बना दिया। ये चारों स्टेट पे इन्होंने कब्जा कर लिया। किन्होंने कब्जा कर लिया? क्रिश्चियंस ने। फ्रांस और इटली से ये लोग आए, कब्जा कर लिए। लेकिन कुछ समय बाद, समय कौन सा है, 1145 का है। यहां पर आते आते अब देखेंगे कि टर्क ने वापस से एडेसा को अपने कब्जे में ले लिया। अब ये वापस अपने कब्जे में एडेसा को ले लिया तो फिर इन्होंने सोचा कि नहीं, अरे फिर से ले लिया, फिर दूसरे सिटी पे ट्राई करते हैं। तो इन्होंने अटेम्प्ट मारा डेमास्कस को अपने कब्जे में लेने के लिए, लेकिन वो लोग डेमास्कस को अपने कब्जे में ले नहीं पाए। वो लोग फिर क्या हुआ, हार गए। देखो वो हार गए और उन्होंने फिर वापस घर जाने करके लिए उनको, जैसे कि भाई हार गए अब जाओ घर, नहीं तो मार दिए जाओगे, यही वाला हाल होगा। ठीक है, तो अब उनको धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिश्चियन जो थे, वो जो क्रिश्चियन पावर था वो आपके ये आउटरेमर स्टेट में कमजोर पड़ने लगा। जो चाटो स्टेट में कब्जा किए थे ना, बनाए थे ना, वहां पर ये लोग कमजोर पड़ने लगा और इस्लामिक जो सोसाइटी थी वहां पर फिर से जो है आउटरेमर स्टेट में वापस से ये लोग मजबूत बनने लगे। मतलब वही कहानी है कि बार हम छीने फिर तुम छीने फिर हम छीने, यही वाला हाल हो गया। और तीसरा क्रूसेड पे अब जब आते हैं तो तीसरा क्रूसेड 1187 से 1192 में होता है। यहाँ पर एक सलाहदीन जो एम्परर थे वो क्या करते हैं, इजिप्ट और से लेकर सीरिया तक अपना कब्जा जमा लेते हैं। इनके बाद इन्होंने 1187 में ये फिर से डिक्लेयर करते हैं जिहाद के बारे में कि अरे हम फिर से अपना होली वॉर जो है लड़ने वाले हैं। और इस वॉर में उन्होंने पूरे आउटरेमर स्टेट पर अपना कब्जा कर लिया। पूरे आउटरेमर स्टेट को उन्होंने जो है हरा दिया, वहां पर पूरा कब्जा कर लिया। अब वहां पर कब्जा करने के बाद वो जेरूशलेम सिटी को वापस से पहले क्रूसेड के ठीक 100 साल बाद, पहले क्रूसेड के ठीक 100 साल बाद वापस से जेरूशलेम को अपने अंडर ले लेते हैं। देख रहे हो कहानी, मतलब वापस से एक दूसरे के पास बस अदला बदली टाइप का हो रहा है। वापस से जेरूशलेम को अपने पास ले लेते हैं। लेकिन क्या है ना, ठीक है, देखो वहां पर क्या था कि खूब ज्यादा टॉर्चर किए वो लोग, पकड़ करके भाई कब्जा कर लें, उसके बाद टॉर्चरिंग स्टार्ट कर दिए। इसी कारण दूसरा क्रूसेड हुआ, इसी कारण फिर तीसरा क्रूसेड हुआ। तो यहाँ पर जो सलाहदीन थे वो तो भाई कैप्चर कर लिए, जेरूशलेम को वापस से ले लिए, लेकिन वहाँ के जो क्रिश्चियंस थे उनको मतलब उतना सख्ती से पेश नहीं आए। ठीक है, मतलब नॉर्मली, ऐसा भी नहीं कि एकदम लगे खाने पर उसके खिलाने, लेकिन हाँ उतना भी ज्यादा कठोरता से वो लोग पेश नहीं आए, नॉर्मली थे। नॉर्मली में क्या थे, सलाहदीन ने क्रिश्चियंस को बहुत ही नॉर्मली ठीक ठाक तरीके से पेश आया, ज्यादा उतना भी बहुत ज्यादा क्रिटिकली क्रूरता से पेश नहीं आया। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे चर्चेस को मस्जिदों में बदल दिया। बहुत ज्यादा चर्चेस को क्या किया, ये सब जेरूशलेम की बात हो रही है, बहुत ज्यादा चर्चेस को मस्जिदों में बदल गया। लेकिन फिर भी जो क्रिश्चियन लोग थे उनको अलाउ किया कि आप आ सकते हैं भैया, यहाँ पर आकर के आप अपना भी जितना धर्म यात्रा है, जितना आपको भैया आपका तीर्थ यात्रा करना है वो करिए, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आप पे पाबंदी लगाने वाले हैं, आप अलाउड हैं, आकर के अपना पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेरूशलेम फिर से मुस्लिम सिटी जो है वो बन चुका था। क्रिश्चियन लोगों के पास आराम से, मतलब ठीक है, उनको छोड़ दिया गया था कि आप जाइए जेरूशलेम में अपना तीर्थ यात्रा वगैरह कर सकते हैं, उतना क्रूरता से पेश जो है नहीं आया गया। आगे देखिए, मामलुक और जो इजिप्ट के रूलर थे वो क्या किए, धीरे धीरे 1291 आते आते जो पूरे क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस थे, क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस कौन, वो क्रिश्चियन जो आ करके कब्जा किए थे आपके कौन से 4 जगह पर, जेरूशलेम, एडेसा, एंटीओक और ट्रिपोली। क्यों, क्योंकि यही क्रूसेड स्टेट थे, यही आउटरीमर स्टेट थे, यहाँ पर रहने वाले क्रूसेडिंग क्रिश्चियंस कहलाते थे जो कि आए थे युद्ध करने के लिए। ठीक है ना, तो इनको पूरी तरीके से 1291 में एकदम हटा दिया जाता है। अब ये देख रहे हैं ना क्रिश्चियन मुस्लिम में कैसा एकदम जैसे धर्म युद्ध वाला सीन बन गया, हम फिर कब्जा करते हैं, फिर वो कब्जा करते हैं, फिर वो इनको कब्जा करते हैं। ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो क्रूसेड वाला हाल था, ये जो पूरा धर्म युद्ध वाला स्थिति था, इसमें आपने देखा इसमें लाखों लोगों ने भैया अपना जान गवाया, युद्ध हुआ, मौत मरे, खाली किस लिए, हमारा होली प्लेस है, अपने धर्म के नाम पे हमारा ये होली प्लेस नहीं है, इस पे हमारा राज चलेगा। हमारे ये लोग बोलते थे नहीं भाई हमारा धर्म यहाँ से जुड़ा हुआ है, वो बोलते थे नहीं हमारा धर्म यहाँ से जुड़ा हुआ है, इसी पे जो झगड़ा हुआ करता था। और आगे देखा जाए तो इसका जो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा इन दोनों लोगों के रिलेशन के बीच में, एकदम हार्श एटीट्यूड बन गया था।
भाई अब इतना युद्ध हुआ तो सोचो कहाँ से मधुरता रहेगी, नहीं ना रहेगी। तो इसीलिए इसका जो है रीजन पड़ा बहुत ज्यादा कठोरता की वजह से इन दोनों लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट का एक वातावरण जो है, एक आक्रोश का वातावरण जो है, एक हार्श एटीट्यूड जो है वो बन करके दिखता है। तो ये थी पूरी कहानी आपके क्रूसेड की, आपके धर्म युद्ध की। साइड हट रहे हैं। अब देखिए एक मिनट, हमने क्रूसेड देख लिया। इस समय ना कुछ बहुत ज़्यादा इधर उधर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चीज़ है बस उसको फटाक से टच कर रहे हैं। क्रूसेड देख लिए, अब बचा है क्या? यहाँ की इकोनॉमी के बारे में देखना है कि पैसा कहाँ से आता था भाई, कैसे देश चलता था, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। इस कहाँ का लर्निंग कल्चर के बारे में देख लेंगे, सोसाइटी सेक्टर के बारे में देख लेंगे, क्या वातावरण था, क्या जो है यहाँ की कल्चर कैसा था, यहाँ की संस्कृति कैसी थी। बस इसके ऊपर थोड़ा सा और चर्चा जो है आपके इस चैप्टर में रह गया है। तो फटाफट से इसको नोट करिए, एकदम स्क्रीनशॉट ले लीजिए धड़ाक से। नोट्स हमारे ब्रह्मास्त्र डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा, पिछली बार नहीं मिला था लेकिन अब अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको चेक कर लीजिएगा। फटाफट से पॉज करिए, बढ़ते हैं आगे आपके इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिक कंडीशन को समझने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वहाँ के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी यार नाम से पता चल रहा है कि मतलब पैसा वैसा कहाँ से आ रहा होगा, कौन कमा रहा होगा, क्या मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। इसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं कि वो सोसाइटी, वो जो समाज था, वो किस चीज़ पे वो अपना आश्रित था, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो सबसे पहली बात, शुरू से हिस्ट्री से या पढ़ते आ रहे हैं, पहले चैप्टर से या पढ़ते आ रहे हैं कि हर जगह जो मेन सोर्स ऑफ इनकम का स्टार्टिंग ही कहाँ से हुआ था, एग्रीकल्चर से हुआ था। तो यहाँ पर ही एग्रीकल्चर एकदम मेन ऑक्यूपेशन था, मेन खेती ही जो था वो सोर्स ऑफ इनकम था। किस किस चीज़ का होता था भैया, यही संतरा, कॉटन, केला, इसी सब चीज़ का, तरबूज वगैरह का जो है खेती वहाँ पर हुआ करता था। मजदूरों के पास वहाँ की ज़मीनें हुआ करती थी, स्टेट ऑनर जो है वहाँ का सब कुछ टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जाता था। भैया देखो जमीन है तो वही, आगे आप पढ़े थे मेसोपोटामिया के बाद जब राइटिंग एंड सिटी लाइफ वाला लेक्चर देखे होंगे तो उसमें पता चला होगा कि कोई अपने आप को काबिल बनता था, फिर वही राजवाज वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया और कोई ना कोई अपने आप को टैक्स वगैरह लेगा ही। तो वहाँ पर दो टैक्स थे, एक खरज था, एक उस्र था। तो जो मुस्लिम लोगों के लिए कौन सा था, उस्र था। यहाँ पर क्या था कि 10 में से बस एक हिस्सा मुस्लिम लोगों को देना पड़ता था, कम है। और इधर खरज में क्या करता था कि 2 में से 1 हिस्सा यानी कि आधा या फिर 5 में से 1 हिस्सा देना पड़ता था किनको, जो नॉन मुस्लिम थे। तो अब देखो यार, जो नॉन मुस्लिम रहेगा वो सोचेगा कि यार मुसलमान बन जाते हैं, फायदा है, टैक्स देना कम पड़ जाएगा। तो इससे क्या होता था ना, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होने लगते थे। कन्वर्जन को रोकने के लिए आगे चल करके आप देखेंगे कि कॉमन जो है वो पॉलिसी ला दी जाती है। अगर देखिए आगे बढ़िए, लैंड जो है ऑनर्स जो भी उसका मालिक और नोबल फैमिली को दे देता था, सब कुछ वही देख रेख अपना जो भी वहाँ हुआ करता था। एग्रीकल्चर लैंड वॉज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, सरकार के देख रेख में सारा एग्रीकल्चर लैंड वो देखा जाता था। टैक्स जो था वो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम था, जो टैक्स मिल रहा था वो सबसे बेहतरीन सोर्स ऑफ इनकम था। तो इससे क्या होता था कि रिलीजियस कन्वर्जन की बहुत ज़्यादा चांस हुआ करते थे। साफ बात है भाई, टैक्स जो है इधर मुस्लिम लोगों को जो है कम देना पड़ता था, तो सब जो कन्वर्जन करवा लेते हैं, टैक्स फिर नहीं देना होगा। तो इससे क्या होता था कि भाई पूरा टैक्स कलेक्शन कम हो जाता था। तो इस वजह से फिर क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ला दी गई, जिससे कि क्या हो गया कि टैक्सेशन पे यूनिफॉर्म पॉलिसी ला दी गई कि भैया सब हो, चाहे आप हो चाहे कोई हो, टैक्सेशन वाला सिस्टम सबके यहाँ सेम होने वाला है। तो इसे कन्वर्जन वाला सिस्टम हट जाएगा और फिर टैक्स हमें उस हिसाब से ही बराबर मिलने लगेगा। बढ़िया एग्रीकल्चर होने के लिए, भाई एग्रीकल्चर पे जब दुनिया टिकी हुई है तो सिंपल सी बात है, बढ़िया एग्रीकल्चर होने के लिए क्या क्या चाहिए, बढ़िया इरीगेशन चाहिए, बढ़िया सिस्टम चाहिए, बढ़िया से सारा जो बीज वगैरह है वो बढ़िया से हो। तो इसी के लिए क्या क्या डैम्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, कैनल्स, नालियाँ, नदियाँ, जो नहर है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ ताकि पानी अच्छे से जाए, इरिगेशन अच्छा कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही आपका ऑटोमेटिक एग्रीकल्चर, भाई पानी आना चाहिए, एग्रीकल्चर बढ़िया हो सकता है। कुआं बनाया गया, ये सब सारी चीज़ों को बनाया गया ताकि एग्रीकल्चर बढ़े। और अब देखो भाई, एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, लोग आएंगे तो वही फिर शहरीकरण टाइप का सिचुएशन आएगा। अब यहीं से बात स्टार्ट हो जाती है वहाँ के शहरीकरण के बारे में। यही एग्रीकल्चर का पित्तू सा टॉपिक देके फिर थोड़ा सा देख लेंगे किसके बारे में, शहरीकरण के बारे में, कि एग्रीकल्चर वगैरह का क्या हाल हुआ करता था। एग्रीकल्चर से ही अर्बनाइजेशन पे आप आएंगे तो शहरीकरण एक लुक देखिएगा। शहरीकरण में सबसे पहले गैरेजन सिटीज़ या फिर गैरेजन एरिया के बारे में बात होता है। ये वो एरिया हैं जो आर्मी वालों के लिए, जो सैनिकों के लिए सेपरेट बनाया जाता था। वहाँ खाली कौन रहते थे, सैनिक। सिटीज़ और एरियाज ओनली
फॉर सोल्जर्स एट दैट टाइम द प्लेसेस वेयर खूफा, बासा इराक में है, कायरो इजिप्ट में है, ये वो जगह है जहाँ पे गैरिसन सिटीज हुआ करती थी खाली और खाली सेना के लिए, खाली और खाली सोल्जर्स के लिए ये अलग सा जगह बना दिया जाता था। सिटीज वैसे ही दो स्ट्रक्चर बहुत जरूरी हुआ करते थे, मस्जिद और एक सेंट्रल मार्केट। मस्जिद तो रह गई भाई जहाँ पूजा पाठ करना, और एक सेंट्रल मार्केट हुआ करता था जहां पर पूरा सेंटर था ट्रेड वगैरह का। आगे देखा जाए तो जो रूलर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, साथ साथ में जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, वो सभी लोग सिटीज़ के अंदर रहते थे। अब एक तरीके से देखिए तो सिटीज़ का स्ट्रक्चर वही है, गोलाकार में, जो बीच में वहां पर स्कॉलर, व्यापारी लोग, रूलर लोग बीच में रह रहे हैं। फिर आउटर सर्कल पे जाएं तो यहाँ पर कॉमन पीपल रहते हैं, सिटीजन, सोल्जर्स, ये इस वाले सर्कल में। और बाहरी तरफ देखें तो बाहरी तरफ जितने भी गरीब लोग हैं वो रहते हैं। और सबसे बाहर की तरफ ये, अगर ये वाला इलाका देखा जाए तो यहाँ पर या तो कब्रिस्तान भी इधर ही है और इधर रेस्ट रूम वगैरह भी बाहर की तरफ, यहाँ पर धर्मशालाएं भी जो है दी गई हैं। जो कॉमन पीपल हैं, सोल्जर्स हैं, चर्च, मस्जिद, ये सब आउटर सर्कल में जो है आपके आ जाते हैं। सिमेट्री और रेस्ट हाउस भी जो है कि सिटी के बाहर रहते हैं। तरीके से आप इमेज में देख रहे होंगे, ये सारी चीजें हैं जहाँ रूलर्स वगैरह रह रहे हैं, ये आउटर सर्कल है, ये बाहर में फिर वो पुअर लोग रह रहे हैं, और फिर आउटसाइड द सिटी में क्या क्या है, कब्रिस्तान है, और साथ साथ में ही आपका रेस्ट रूम में भी है। अब थोड़ा सा अगर हम कॉमर्स की बात कर लें यहाँ पर, तो ट्रेड देखो शुरू से ही डेवलप हो रहा है। मेसोपोटामिया के बाद जैसे हम लोग लैंग्वेज सीख लिए थे, राइटिंग एंड सिटी लाइफ आप जो चैप्टर पढ़े हैं वहां पर आपको अच्छे तरीके से पता है कि कैसे ट्रेड बढ़ा है। उसी समय से वही कड़ी जुड़ती हुई आ रही है, तो ट्रेड तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। मसाले, कॉटन, टेक्सटाइल्स सब इंडिया से, चाइना से इंपोर्ट किया जाता था। गोल्ड और सिल्वर और कॉपर कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाता था। एक सख्त जो कि चेक कहा जाता है एक तरीके के बैंकिंग के लिए, इसका भी इस्तेमाल किया जाता था। चाइना, इंडिया, यूरोप, अरब, ये ईरान, ये सब जो थी, ये जो सी ट्रेड है इसका मोनोपोली अपने हाथ में रखते थे 5 सेंचुरी तक। पूरे 500 साल तक का जो टाइम पीरियड था यहाँ पर एकदम बिंदास तरीके से सारी चीज़ें चलती है। और फिर कुछ इसी यहाँ पर एकदम बिजनेस अच्छा सा चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है आगे के 1300, 1400, 1500, 1600, और फिर जैसे ही 1700, 1800 का बीच का समय आता है, फिर वही इंडिया में उधर से हाउ वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले घुस जाएंगे, और फिर वहाँ से आपका दूसरा हिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरीके से देखेंगे तो जनरल नॉलेज का जब स्टैटिक जीके का जब वीडियो सीरीज स्टार्ट किया जाएगा ना, तो एकदम बेसिक से कंसेप्ट को, सारी कड़ियों को एकदम जोड़ते हुए आएंगे, एकदम कहाँ से, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक सारे कंसेप्ट को वहाँ पर जोड़ते आएंगे। तो इसके लिए आप पांडे क्लासेस परीक्षा पर जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड वाला चैनल है, डिस्क्रिप्शन में नोट्स वगैरह होंगे, वो देख लीजिए। फिलहाल इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में यहाँ पर चर्चा हो गई है, कॉमर्स के बारे में, और जो अर्बनाइजेशन था, सिटी वगैरह का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसके बारे में हम लोग देख लिए। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लिटरेसी और लैंग्वेज वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो फटाफट से इसको नोट करिए। चलिए तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, और कुछ अब छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, इसको फटाफट से खत्म करते हैं, और लगभग अब आपका चैप्टर एकदम खत्म होने के कगार पे आ चुका है। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है लर्निंग एंड कल्चर के बारे में, कि वहाँ पे मतलब क्या कुछ लर्निंग था, क्या क्या चीज़ें थी, कौन कौन सी किताबें थी। तो सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पर एक लर्निंग की बात आती है तो सबसे पहले एक चीज़ आता है सरिया। सरिया क्या है? सरिया वो रूल्स हैं, वो कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि पूरा का पूरा इस्लामिक लॉज के रिगार्डिंग है। सारे चीज़ों को सोच करके रखा गया है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, जितने भी लीगल इशू हो सकते हैं पॉसिबली, मतलब कितने हो सकते हैं, उन सभी को सोच करके सारी चीज़ों को इसके अंडर लाया गया है, जो प्रोवाइड करता है एक मस्त सा गाइडेंस पूरे के पूरे पॉसिबल लीगल इशूज़ पे, जो कि ये मुस्लिम्स का उनके गॉड से वो रिलेशन बढ़िया सा बनाने के लिए बनाया गया है। ये सरिया है, क्या है? बुक ऑफ लॉज है, कुछ सेट ऑफ लॉज है, ठीक है। इसके 4 पिलर्स हैं, कुरान, इज्मा, सुन्ना, कियास। कुरान आप जानते हैं एक होली बुक है, ठीक है, जिसमें 114 चैप्टर्स हैं। यहाँ पर वो सारे मैसेजेस हैं जो कि मोहम्मद जी को मिले थे गॉड के द्वारा, वो सारे रेवल्यूशंस के दौर में मिले थे, रेवल्यूशंस के तरीके में मिले थे 610 से 632 के बीच। वो सारी चीज़ें कंपाइल करके इस कुरान में रख दी गई हैं। कुरान अगर कोई भी आपसे पूछे कि कैसे, क्या भगवान जी ने उन्हें खुद बताया, वो सारी रेवल्यूशंस थी। क्या थी? एहसास था, रेवल्यूशन था। वो सारी चीज़ें रेवल्यूशन करके जो भी मैसेजेस थे वो उसको
इसमें कंपाइल करके लिखा गया और वही वो ये कुरान है। आगे बढ़ के देखा जाए तो कुछ हद तक ये आपके इस्लाम हैं, ठीक है, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, ये चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक और जो है धर्म राइज होकर के निकलता है, वो कौन थे? सूफीज़म। कौन थे? सूफीज़म। सूफीज जो थे वो बहुत ही थोड़ा सा प्रैक्टिकल किस्म के लोग थे, मतलब कि वो चीज़ों को किसी पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते थे, कोई सुन लिया कहानी तो उस पर विश्वास नहीं करते थे। वो गॉड से एक अच्छे से नॉलेज लेकर के, एक्सपीरियंस लेकर के, कनेक्ट करके वो अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को मानते थे। वो क्या था? वो अपने पर्सनल नॉलेज, गॉड पे मतलब भरोसा रख के, नॉलेज के थ्रू, ठीक है, सिंपल वर्ड में कहें तो तपस्या के थ्रू, इस तरीके से वो कनेक्शन अपना बिल्ड करते थे और प्रैक्टिकली चीज़ों पे भरोसा रखते थे। वो ये तरीका किस चीज़ से करते थे? एसेटिज्म और माइस्टिज्म में। इन दोनों का सिंपल सा अर्थ है कि अगर आप एक तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, आप सिंपल सा तपस्या कर रहे हैं, और दूसरी चीज आप एक तरीके से एक प्रकार से सरेंडर कर दिए अपने आप को भगवान के प्रति, पूरा भक्ति में लीन होकर के, इस प्रकार से जो आप अपना श्रद्धा दिखा रहे हैं, तो इन लोग का इस प्रकार से था। ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा बिलीव करते थे, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते थे जिनका इनका खुद का एहसास हो। ये कुछ सूफी कहला। इनमें एक थे आपके बायजीद बस्तामी। ये फर्स्ट जो थे जिन्होंने ये बताया था कि कैसे अपने आप को भगवान की एकदम श्रद्धा में लीन करके, खुद को कनेक्ट करके गॉड से इस टाइप का जो है भक्ति हम करें। इनका क्या मानना था? ये वाला भी धर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी पाया और एक तरीके से आपके इस्लाम के एक चैलेंज के रूप में भी देख करके आता है। सूफीज़म सबके लिए खुला है, सारे, कोई रिलीजन के वो बाधा टाइप का नहीं है, कोई भी स्टेटस से हो, कोई भी जेंडर से हो, आप यहाँ पर इनको ज्वाइन कर सकते हैं, इनमें बिलीफ रख सकते हैं। जैसे वहाँ पर था मुस्लिम्स में था कुछ चीज़ें कि जैसे वुमेन को उतना प्रायोरिटी नहीं देना, तमाम तरीके की चीज़ें जो पहले हुआ करती थी, तो इसमें ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। आगे अगर हम लोग बढ़ें तो थोड़ा सा यहाँ पर बुक्स के भी बारे में कुछ बात आ जाती है। ऐसे बहुत सारे किताबें थी जो नॉलेज के लिए अलग अलग तरह की किताबें थी, उनको अरब में ट्रांसलेट करवाया जाता था। किसके द्वारा? स्कॉलर्स के द्वारा। स्कॉलर्स को उसका पैसा भी दिया जाता था। इससे क्या है कि भाई वहाँ का पूरा माहौल जो है नॉलेज के लिए एक तरीके के सारी चीज़ें बनी जाती थी, जैसे गणित हो गया, आपकी ग्रीक फिलॉसफी हो गई, इंडियन एस्ट्रोनॉमी हो गई, ये सारी चीज़ों को अरब में ट्रांसलेट करके किनके द्वारा, कौन करेगा भाई? स्कॉलर्स ही करेंगे। उनको इस चीज़ के ऊपर पैसा भी दिया जाता था। जैसे कुछ एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है, एरिस्टोटल, यूक्लिड और टॉलमी का, ये सारी चीज़ों को जो है ट्रांसलेट करके आपके इसमें रखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में अगर हम लोग बात कर लिया जाए, तो आर्ट के बारे में बात करते हैं तो देखो 10वीं शताब्दी के आसपास जो रिलीजियस बिल्डिंग्स थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंबलिक टाइप का एक बहुत ही तगड़ा तरीके का एक्सटर्नल सिंबल हुआ करती थी कि नहीं भाई बिल्डिंग्स हैं उस प्रकार की, तो ज़्यादा मानवता टाइप का जो था वो रिप्रेजेंट करती थी वो बिल्डिंग्स। ये क्या करती थी? प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल नीड्स मुस्लिम्स के दर्शाया करती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। रिलीजियस आर्ट किसका? इस्लाम का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ था कि किसी भी जिंदा चीज़ का इमेज ये लोग मतलब प्रमोट नहीं करते थे, वो रेस्ट्रिक्टेड था कि आप किसी लिविंग बीइंग का जो है आप यहाँ पर सिंबल या फिर रिप्रेजेंटेशन वो सब आप नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसको बढ़िया तरीके से करने के लिए दो आर्ट फॉर्म्स थी, एक थी कैलीग्राफी और दूसरा था क्या? एराबिसिव। ठीक है, इन दोनों का क्या था मतलब? सिंपल सा, यहाँ पर कैलीग्राफी में आप जानते हैं सुंदर तरीके से चीज़ों को लिखना, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना, और यहाँ पर आपका जो एराबिसिव, इसका मतलब क्या है? कुछ शेप्स को उसमें ऐड करके चलना। तो यही दोनों चीज़, और किसी भी इमेज वगैरह पे बिलीव, यहाँ पर कोई भी इमेज वगैरह पे बिलीव वगैरह नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो है क्या था आपका आर्ट के बारे में। और अगर हम आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लें तो उस समय आर्किटेक्चर में किसी भी मस्जिद के बारे में बात कर लें तो जो आंगन थे वो खुले होने चाहिए थे। आंगन के साथ साथ मेहराब रहना चाहिए, जहाँ पर मतलब एक तरीके का स्ट्रक्चर जो कि डायरेक्शन देता है किसके तरफ? काबा के तरफ, काबा के डायरेक्शन में हो। दूसरा क्या है? मिनबार। इसका क्या मतलब है? जो प्रीचर्स हैं यहाँ पर बैठ करके लेसन दे सकते हैं। और मीनार, मीनार तो भाई हर एक मॉस्को में होता ही है ना, जो पिलर्स होती हैं बाहर की तरफ। तो ये कुछ जो तौर तरीके हैं अलग अलग लर्निंग के, अलग अलग आपके यहाँ पर कल्चर के, क्या वातावरण था, क्या नए नए कल्चर इधर निकल कर के आए। जैसे आप सूफीज़म देख रहे हैं, इनका खुद का अलग माना होता था, एक्सपीरियंस करके चीज़ों को देखते थे। आगे सारे लैंग्वेज का, बुक्स का, ट्रांसलेशन का, उधर पर्शियन लैंग्वेज भी डेवलप हुआ था। तो मतलब ये सारी वेरिएशंस जो आप देखते आ रहे हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर का, ये सब चीज़ें वहाँ पर सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स में उस समय ऐसा सारी चीज़ें हो रही थी। और यही आपके
570 से लेकर के 1200 साढ़े 1200 के बीच का जो पूरा का पूरा दौर था, यही था वो इस्लामिक वर्ल्ड का पूरा राइज होने का जो पूरा दौर था। इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पर बेसिक्स, अगर ये जो हम पूरा सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स के बारे में देखें तो हमें तीन चीज़ें जो मेन एक्सपेक्ट दिखता है, जो मेन तरीके का यहाँ पर वो दिखता है, वो सबसे पहला रिलीजन के बारे में, उनके खुद के कम्युनिटी के बारे में, और तीसरा उनके खुद के पॉलिटी यानी पॉलिटिक्स के बारे में सारी चीज़ें इसी हिसाब से हो रही थी। तो एक बार आप इस सारी चीज़ों को नोट करिएगा, नोट्स के थ्रू होकर के जाइएगा। यही था आपका द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का पूरा चैप्टर। इसके दो पार्ट थे, एक पार्ट बन चुका है, ये लास्ट पार्ट था, दूसरा पार्ट था। इसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर कर दिए गए हैं। एक बार हम साइड हट रहे हैं, इसको पॉज करके आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि भाई नोट्स तो हमारे ब्रह्मास्त्र हैं ही हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाक से। और आपको डिस्क्रिप्शन में हैंड रिटेन नोट्स एकदम मिल जाएंगे, हाथ से लिखा हुआ। हो सकता है आपको समझ में आ जाना चाहिए, उम्मीद है, नहीं तो राइटिंग तो हम सुधार ही रहे हैं। और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगला वीडियो आपका वही 3 ऑर्डर्स का होने वाला है। टर्म 1 फटाक से ख़त्म करते हैं, इसके बाद टर्म 2 भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय। और कुछ है क्या? बस। और हाँ, लेट लतीफ़ के लिए भैया माफ़ कर देना, हो जाता है, इंसान है, क्या करें। बहुत कोशिश किए टाइम से आने का, लेकिन पता नहीं यार सिस्टम गड़बड़ा जाता है। कोशिश करेंगे, अब नहीं गड़बड़ाएगा, टेंशन ना लो। हालांकि भाई धोखा टाइप का तो हो ही गया है, सुनने लायक तो काम हम किए ही हैं। लेकिन चलिए, अब से जब जागो तभी सवेरा, तो अब से पूरी कोशिश रहेगी वीडियो को एकदम टाइम से देने का। तो यहाँ पर आपका सेंट्रल इस्लामिक लैंड खत्म होता है। मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सब खत्म करवाना है ना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार। और तो और आपके प्रिपरेशन बेसिस पे पांडे क्लासेस परीक्षा को जरूर चेकआउट करिएगा। हालांकि उस पर भी कुछ सीरीज स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द सीरीज उस पर आने वाली है, जो आपको बहुत ज़्यादा काम देगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तमाम तरीके की चीज़ें, और इंग्लिश ग्रामर, स्पीकिंग वगैरह भी का कुछ प्लान चल रहा है, तो आपको जल्दी रिवील हो जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़िए, बाय बाय, नमस्कार।